इंडिया को जैसे डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, क्या ये सही है सर? सदर ये हमारे श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है। ये बड़ा अच्छा डाटा आया है जो लैंसेट में पिछले साल पब्लिश हुआ जून 2023, और उस डाटा के हिसाब से हमारे देश में करीब करीब 10.1 करोड़ डायबिटिक्स है, और उससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है प्री डायबिटीज़ की। सो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया को जैसे डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, क्या ये सही है सर? सदर ये हमारे श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है। ये बड़ा अच्छा डाटा आया है जो लैंसेट में पिछले साल पब्लिश हुआ जून 2023, और उस डाटा के हिसाब से हमारे देश में करीब करीब 10.1 करोड़ डायबिटिक्स है, और उससे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है प्री डायबिटीज़ की, जिनको भी डायबिटीज़ नहीं हुआ, तो वो है करीब करीब 13.6 करोड़। तो यदि हम दोनों को जोड़ दें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 23.7 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट 24। और यदि हमने जस्ट एक गिन लिया कि एडल्ट पॉपुलेशन, देयर आर एडल्ट का 18 साल से ऊपर के करीब करीब 25 करोड़ लोगों को या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, जिसको हम लोग हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं डिसग्लाइसीमिया। डिसग्लाइसीमिया हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल भी नहीं है और डायबिटिक भी नहीं है, दोनों मिला के यदि देखें तो डायबिटिक कुछ है और प्री डायबिटिक कुछ है। सो दिस डिसग्लाइसेमिक पॉपुलेशन यदि हम प्रोपोर्शन यदि कम लार्जर पर्सपेक्टिव में यदि समझने की कोशिश करें तो यू विल सी दैट द एडल्ट पॉपुलेशन अबाउट 18 years of age is around 93 करोड़। उसका आपने 24 करोड़ निकाला तो ऑलमोस्ट 4th पर्सन। दैट मीन्स यदि आप 18 साल से ऊपर हैं, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, हमारी टीम, हमारे श्रोता सुनने वाले यदि 18 साल से ऊपर हैं, तो हर चौथे व्यक्ति को या तो प्री डायबिटीज है या डायबिटिक है। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने पूछा राजधानी है ना, तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट इज स्टिल चाइना। चाइना इज नंबर 1, इंडिया इज नंबर 2 टोटल, ओके। अमेरिका इज नंबर 3, सो वी आर देयर। बट यदि हमने अपने जिस तरह से ग्रोथ हो रही है मधुमेहियों की हमारे देश में, यदि हमने अभी कुछ अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स यदि नहीं लिए, तो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट इन नेक्स्ट 10-15 years वी इट इज लाइकली कि हमारे देश में हम नंबर 1 पे आ जाए। बट हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम नंबर 1 पे आए। दैट्स वन थिंग। सेकेंड, यू आर पार्शियली ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अलग अलग प्रकार के डायबिटीज होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी का होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज में हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड हैं, टाइप 2 में हम सेकंड कैपिटल हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया का नाम तो है, बट इसमें जो डायबिटिक की प्रॉब्लम है और लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम है या डाइट है हमारा इंडियन का, इसमें कुछ हमें सही करना है इंडियन डाइट में। देखिए, ऐसा है श्रद्धा जी की डाइट, एक्सरसाइज, यदि हम डायरेक्ट मैनेजमेंट पर यदि जाते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैथोफिजियोलॉजी में नहीं है और यदि डायरेक्ट ट्रीटमेंट पर जाते हैं, तो हम एक टेबल इमेजिन करो। हाँ, मैं सभी श्रोताओं से टेबल इमेजिन करो। आपके घर में टेबल है, उसको कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर हो गए आपके सामने। 4 पिलर, एक हो गया डाइट, तो हम डायबिटीज के पिलर की बात करते हैं। एक हो गया डाइट, दूसरा हो गया एक्सरसाइज, व्यायाम, तीसरा हो गया मेडिसिन में भी गोलियां रहेगी या इंसुलिन रहेगी, चौथा हो गया मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग है विदाउट टेस्टिंग यू कांट ट्रीट योरसेल्फ, सो यू हैव टू हैव अ home blood glucose monitoring system available, so everyone should have a glucometer at home so that they can monitor their blood glucose. हो गया 4 पिलर। Is your table complete? टेबल 4 पिलर हो गए, टेबल कंप्लीट है क्या? टेबल कंप्लीट है। 4 पिलर टेबल कंप्लीट सर। There's something missing. Guess that. You still are missing with one important thing, and that's a tabletop. Yes. Without tabletop, your table is incomplete. Yes. And this education. Yes. Education is a tabletop. This is a gap. Yes. This is a gap, Yes. which we are doing through any media. Maybe it is podcast, maybe any social media. But we are focusing on education for a public or for the masses to empower them with good evidence-based quality knowledge. Yes. And that's what is going to change the perspective, the future of people with diabetes in the country.
and that's what we should do it. So management of diabetes is like this table that you have all four pillars. Still, if you are not communicating, then it will remain in the prescription. Yes. आपको 4 दवाई लिखना मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मेरे नहीं, किसी भी डॉक्टर के लिए, अच्छे डॉक्टर के लिए 2 मिनट का काम है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो चीज जो मैंने आपको लिख के दी है, आप मेरे पास यदि आते हैं मधुमेह के लिए, आपके किसी रिलेटिव को लेके कितने देर में दे पाता हूँ आपको, या कोई भी अच्छा डॉक्टर कितनी देर दे पाता है? 5 से 10 मिनट, और उसके बाद आप 4 महीने के लिए चले जाते हैं। आप मेरे यहाँ 3 विजिट देते हैं साल में, 4-4 महीने की HbA1c करते हैं हम लोग, है ना, ऑन एन एवरेज। कुछ लोग 4 देते हैं, 3 देते हैं, कुछ लोग शायद 2 ही विजिट दे पाते हैं साल भर में। 10 मिनट पहले दिया, 10 मिनट बाद में दिया, 3 विजिट के 30 मिनट्स है, उसमें 30 मिनट्स में आप 365 डेज अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं? तो ये 30 मिनट्स को 365 डेज के बेनिफिट यदि आपको निकालने हैं, उसके लिए आपको मस्ट है एजुकेशन। So no table is complete without a table top. Yes, that's what we are doing. So diet plays a major role, what you rightly said, and आप उसको डाइट को ईटियोलॉजी में भी जोड़ सकते हैं कि क्यों होता है, वहाँ शायद डाइट कहीं ना कहीं रोल पैदा है जवाबदार, और फिर जब ट्रीटमेंट में आते हैं फिर वहाँ डाइट का रोल है, कॉम्प्लिकेशन होता है वहाँ भी डाइट का रोल है। तो हम अलग अलग उसके हिस्सों को अलग अलग यदि कवर करें तो शायद हमको ज्यादा जस्टिफाई होगा, और हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप वहां से अब हम शुरुआत करते हैं, कैसा क्या कौन सी डाइट के यहाँ पर। तो मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी कि हमें डाइट जो है वो उसमें क्या सुधारना करना है। लाइक जैसे एक सिंपल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी की, एक सिंपल प्रोसेस की जिसमें हम खाना खाते हैं उसमें एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है। सेम लाइक फैट को अगर कंज्यूम किया दैट इज चेंज इन लिपिड, एंड देन प्रोटीन को अगर हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं अमीनो एसिड में चेंज होता है। तो वैसे ही हम जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं वो हमें एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। बट इन द डायबिटीज केस क्या डाइट हमें सही करना है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए हमें इजी हो जाए, ताकि वो फैक्ट में ना रहे। श्रद्धा जी, आई शुड अप्रिशिएट योर नॉलेज। थैंक यू। कॉमन लोगों को इतना प्रोटीन और फैट ज्यादा मालूम नहीं है, उनको सिर्फ का खाना समझता है। अब मैं जब रोटी खा रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं कि इसमें फैट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। मेरे को दिखती है कि एक 30 ग्राम की रोटी है, 30 ग्राम की रोटी हमें देना चाहिए या इतनी दाल लेना चाहिए। That's what a person should know. But you have asked a very important question that our people should know what exactly causes diabetes and what is the role of diet as well as the role of different hormones in your system to which manage your blood sugar. So let us understand glucose homeostasis. Okay. Glucose homeostasis का अर्थ है कि आपने जब आपको डायबिटीज नहीं है, आज आपको डायबिटीज नहीं है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, है ना, तो आपको डायबिटीज नहीं है, आपने आधा किलो पेड़े भी खा लिए, दिवाली की मिठाई भी खा ली, श्रीखंड भी खा लिया, फिर भी आपका शुगर नहीं बढ़ा। आपके जस्ट बाजू में एक मधुमेही व्यक्ति है, उसने बेचारे ने एक आधा पेड़ा भी खा लिया या 1 चम्मच श्रीखंड भी खा लिया तो उसका शुगर 250 हो गया। What is this? What exactly is happening? So I will let us understand that. So glucose homeostasis का अर्थ होता है कि जब आपको डायबिटीज नहीं है तब आपकी शुगर कुछ भी खाने के बाद कैसे मैनेज होती है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन का इंटरप्ले होता है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं, अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, डेल्टा सेल होते हैं, पर हम अल्फा और बीटा की बात करेंगे। सो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज they secrete a hormone which is called as insulin hormone. That's called as insulin hormone. Now what does insulin does? Insulin is the only hormone in your body which reduces sugar. Okay. Yes. Rest all other hormones, आपके पास 100 हार्मोन के नाम होंगे, वो सबके सब इंसुलिन शुगर को बढ़ाते हैं। इंसुलिन अकेला हार्मोन है जो शुगर को कम करता है आपके बॉडी में। तो ये हो गया बीटा सेल से सिक्रीट होता है। दूसरा होता है अल्फा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकेगॉन को। ग्लूकेगॉन इज अ एंटी इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकेगॉन, तो अब आपने उपवास कर लिया, नवरात्र के आपने 9 दिन उपवास कर लिया, नवरात्र के 9 दिन में आपने बिल्कुल बहुत ही कम खाया, तो इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकेगॉन बढ़ गया, आपका शुगर 80 और 120 में मेंटेन हो गया। गॉट दिस? यस। अब आज आपकी दिवाली है, आपको शरबत पी लिया, सीताफल खा लिए, शेक पी लिया, इंसुलिन बढ़ गया, ग्लूकेगॉन कम हो गया। इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का ये जो तराजू है, ये अपना बैलेंस करने से आपका शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति में
90 80 या 70 से 130 के रेंज में मेंटेन होता है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, राइट। अब इसके और थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि इंसुलिन कैसे कम करता है शुगर, है ना। आपने कुछ भी So खाया, insulin is one hormone which is effect to diabetes. That's what I'm saying. Yes. तो डायबिटीज जो होता है Yes. उसमें बेसिक प्रॉब्लम इज, फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंसुलिन। Yes. देयर आर, हम टाइप 2 की डायबिटीज की बात Yes. करते हैं, जो कि 90% लोगों को 95% जो डायबिटीज देखे तो वो टाइप 2 रहता Type है। 2, yes. बाकी हमारे 5 से 7% जो होते हैं टाइप 1 और जीडीएम होते हैं। तो यदि हम टाइप 2 की डायबिटीज की बात करते हैं तो इट्स वन इज बीटा सेल, but there are 8 different organs which are involved in the pathogenesis of type 2 diabetes. But first we'll talk about beta cell. So दो important basic चीजें होती है जो हमारे श्रोताओं को मालूम होना चाहिए। पहली चीज कि इंसुलिन बराबर नहीं बन रहा है, आपके बीटा सेल डिसीज्ड हो गए। आपके बीटा सेल जितना अच्छा इंसुलिन बनाते थे, ईश्वर ने जब आपको जन्म दिया था उस समय से जब तक आपको मधुमेह नहीं था तब तक आपके बीटा सेल बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। आपने, मैंने बताया, शरबत श्रीखंड खाया तो भी आपका इंसुलिन बराबर उतना सीक्रेट होकर उसको मैनेज कर ले रहा था। पर एक दिन ऐसा आता है कि आपके बीटा सेल काम करना बंद नहीं, कम कर देते हैं। बंद करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगा, उनको जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा। कम करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, समझे। तो इंसुलिन बनना कम हो गया। तो जिस दिन, नाउ लेट मी कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ योर्स, जिस दिन आपको टाइप 2 डायबिटीज की जानकारी होती है, पहले दिन जिस दिन आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 के ऊपर जाता है, उस दिन ऑलमोस्ट 50 to 70% of your beta cells are already gone. Now you are surviving with only 30 to 50% of your beta cells. समझिए मेरी बात। तो पहला हो गया बीटा सेल डिसीज। So diabetes being caused by beta cell disease, that beta cells are not functioning well or not producing enough insulin. Okay. Yes. This is called as insulin deficiency. इंसुलिन डेफिशिएंसी। अब दूसरी एक और चीज आती है, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन है पर इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, बराबर उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को। क्योंकि आपने बहुत उड़ते उड़ते ऐसा बताया सर वो ग्लूकोज बढ़ जाता है, फिर वो इंसुलिन का क्या रोल है ना। Yes, उसको हम तब डिटेल में, तो मेरे श्रोताओं से निवेदन है कि इस सेंटेंस को या यह जो एक पैराग्राफ में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने। कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में आपके बीटा सेल से इंसुलिन बाहर निकलता है, सीक्रेट होता है। इधर से आपने खाना खाया, खाने का आपका ग्लूकोज तैयार हो गया। अब ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों साथ साथ ब्लड में चल रहे हैं, है ना। और ये सब जाएंगे एक फैक्ट्री में, सेल है फैक्ट्री। फैक्ट्री में गए तो फैक्ट्री की जो चाबी है वो इंसुलिन के हाथ में है। तो इंसुलिन विल ओपन दैट door and glucose will enter in the factory cell. उस सेल के अंदर जाएगा और फिर अंदर वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। That is how it works. It works. आज आपने 3 रोटी खाई, आपके 3-4 रोटी खाने के बाद जो भी खाया वो सब खाने के बाद उसका ग्लूकोज तैयार हुआ। पूरा ग्लूकोज को इंसुलिन लेके गया अपने साथ में, वहां पर ग्लूकोज इंसुलिन फैक्ट्री में गए। वहां पर जाने के बाद फैक्ट्री का ताला खुला, ग्लूकोज अंदर चला गया, आपकी चारों के चारों रोटी बराबर ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई और आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स जो हमारे श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है। इंसुलिन जब बीटा सेल से निकल कर आता है तो फर्स्ट इट बाइंड्स विद द इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर को बाइंड करेगा। वो समझो एक गाड़ी है, एक रथ है जिस पर अपना इंसुलिन बैठा और रिसेप्टर उसको लेके जाता है सेल तक के। अब कल्पना करो कि इंसुलिन निकल के आ गया पर जो रिसेप्टर है वो सोया हुआ है। समझ गए मेरी बात? अब आपका इंसुलिन निकला पर इंसुलिन रिसेप्टर नहीं है तो इंसुलिन बगैर रिसेप्टर के फैक्ट्री तक जा नहीं सकेगा, राइट। और ताला वेरी वंडरफुल एग्जांपल जो आपने एक्सप्लेन किया है सर। आप मेरे क्लिनिक पर आए मिलने के लिए, परंतु यदि आप मुझे नहीं मालूम कि आप आए हैं, है ना, आपको यदि कोई रिसीव नहीं किया, आपको यहाँ जाके नेहा जी ने आपको रिसीव किया, ज्योति जी ने आपको रिसीव किया, आप उनसे रिसीव हुए, आपने यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि किसी को मालूम नहीं है कि आप आए हैं, आपको किसी ने रिसीव नहीं किया, आप बाहर के बाहर चले जाएंगे। वैसा ही इंसुलिन का होता है, विदाउट रिसेप्टर
इंसुलिन कैन नॉट वर्क। Yes. तो इंसुलिन रिसेप्टर यदि इनएक्टिव रहे तो आपका इंसुलिन रहे के भी काम नहीं होता। Yes. जो मोटा व्यक्ति होता है, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनके ये रिसेप्टर कई बार पैसिव हो जाते हैं, सो जाते हैं, और इन रिसेप्टर को जगाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो और ऐसे व्यक्ति के जब आप सैंपल निकालते हो तो उनके ब्लड में इंसुलिन ज्यादा आता है, दैट्स कॉल्ड एज हाइपर इंसुलिनीमिया। Okay. And It means this is because this is what is insulin Yes. resistance. You Yes. have insulin. हाँ. आपको 1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट ऑन एन एवरेज लगता है, या 0.8 पर केजी बॉडी वेट आपके यूनिट आपको लगता है आपके शरीर को शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। हाँ. तो यदि आपका वजन 70 किलो है, 60 किलो है, तो आपको 60 यूनिट लगेगा। पर 60 की जगह सैंपल निकालते हैं उसमें 90 आ जाता है, 100 यूनिट आ जाता है, 100 इंसुलिन 100 आ जाता है। तो ये जो इंसुलिन जब हाई रहता है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्प्रिट इन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। आपका हाइपर इंसुलिनीमिया, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो, Yes. चाहे वो हार्ट अटैक हो, Yes. चाहे वो ब्रेन अटैक हो, चाहे दूसरी कोई भी बीमारियां हो जो डायबिटीज से संबंधित है, वो टाइप 2 लोगों में इसलिए कॉमन होती है कि उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे कम ज्यादा है। पर वो है, पर एक्टिव इंसुलिन कम है और पैसिव इंसुलिन ज्यादा है, and that is what is called as insulin resistance. And insulin resistance and hyperinsulinemia is the most important culprit in the complications of diabetes, and that's why we should control insulin resistance. आप समझे कि नहीं? Yes, sir. बीटा सेल को आप रिवाइव नहीं कर सकते मैडम, Yes, yes. ये ध्यान रखिए। Okay. बीटा सेल डेथ इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, इट्स नेचुरल। जैसे आप बोलते हैं साहब मेरी उम्र It's a पहले 20 थी, natural, अभी 25 हो गई, अभी 30 हो गई, अभी सर मैं So- 40 की तरफ जा रही हूँ, दिस इज एजिंग। Yes. सो बीटा सेल एज, बट इंसुलिन रेजिस्टेंस it remains constant from the day one till end. So we can control the insulin resistance. Yes, we should focus insulin resistance. और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवाई क्या है बताओ? आप बताओ चलो। सर आप ही बता दो। हाँ? आप ही बता दो। इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे अच्छी दवाई हाँ, फ्री में हाँ, is running exercise and exercise. exercise. More you exercise, you activate your receptors. More you activate your receptors, your insulin works. सर पहले मैं 4-4, 6-6 गोलियां खाता था, इंसुलिन लेता था, काम नहीं होता था। आजकल मैं एक्सरसाइज चालू कर दिया, मेरे गोलियों की डोजेस कम हो गए, मेरे को लो शुगर शुरू हो गया। तो क्या बीटा सेल ने काम करना शुरू किया? नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया। So exercise is the most important and the best insulin sensitizer in the world. I use the word insulin sensitizer in the word, not the drug. Yes. Not the drug, but the exercise. Whether it's PCO, polycystic ovarian disease, or whether it is any other hyperinsulinic state. Do exercise, reduce your weight, and that's how it is. It should be. It's work. It works. तो एक हो गया इंसुलिन रिसेप्टर, वो काम नहीं कर रहे हैं। Yes. इससे थोड़ा और आगे जाते हैं हाँ. हम। आप इंसुलिन है, ग्लूकोज भी बैठ गया, इंसुलिन रिसेप्टर उस पर बैठ गया, ग्लूकोज के साथ चल रहा है, फैक्ट्री के अंदर भी चले गए, Yes. ताला खोल दिया, ग्लूकोज अंदर गया, हाँ, ग्लूकोज को भी अंदर एक रिसेप्टर या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रहता है, हाँ. जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर, Yes. GLUT, Yes. GLUT2 ट्रांसपोर्टर्स। ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को रिसीव करते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक लेके जाते हैं, विच इज अ फैक्ट्री टू प्रोड्यूस एनर्जी। Energy. यदि इधर इंसुलिन रिसेप्टर, हाँ, इधर ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स, हाँ, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। यदि ग्लूट ट्रांसपोर्टर नहीं रहे तो ग्लूकोज गया पर फिर भी एनर्जी नहीं बनेगी। तो हमको दोनों को भी टैकल करना पड़ता है। इसको हम लोग रिसेप्टर जिसे बोलते हैं, इसको पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों भी डिफेक्ट्स हमारे टाइप 2 डायबिटीज में हमको एंगेज करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है व्हेन यू ट्रीट डायबिटीज, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज। So insulin is the key. इंसुलिन इज द की। Is key. जो कि इवन ग्लूकेगॉन का भी हम ग्लूकेगॉन अधूरा छोड़ दिया है ना, हाँ. इंसुलिन हो गया, अब होता है ग्लूकेगॉन। हाँ. तो जब आप खाली पेट रहते हैं तो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। हम्म. आपने रमजान का उपवास किया, Yes, fast. आपने 14 घंटा तक की कोई पानी भी नहीं पिया, तो ग्लूकेगॉन बढ़ा रहेगा, हम्म. आपकी शुगर को कंट्रोल रहेगा, इंसुलिन एकदम कम रहेगा। Yes. पर डायबिटीज में क्या होता है, हाँ. इधर इंसुलिन कम हो गया
उधर देयर इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन द ग्लूकोज आफ्टर द मील। जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज कम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जब आप खाना खाते हैं तो आपका ग्लूकेगॉन कम होना चाहिए और इंसुलिन बढ़ना चाहिए। तो क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में उल्टा हो जाता है। उल्टा ऐसा होता है कि ग्लूकेगॉन जितना कम होना चाहिए वो नहीं होता और इंसुलिन बढ़ता नहीं है, पर जितना कम होना चाहिए वो कम नहीं होता और इंसुलिन कम हो जाता है। तो विद दीज टू थिंग्स योर ब्लड शुगर गोज अप। तो यू हैव अ रोल of beta cell as well as alpha cell in the disease process of type 2 diabetes. Got it? Yes. Yeah. So here that leptin resistance, pre-diabetes and diabetes. अभी इसको हम ना श्रद्धा जी इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल कोर्स ऑफ द डिसीज, है ना, टाइप 2 डायबिटीज। ये ध्यान रखिए टाइप 2 डायबिटीज पहले दिन नहीं आता। टाइप 2 डायबिटीज आज हो जाए एक ही दिन में हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक ही दिन हिसाब से कल तक तो अच्छा था, आज मेरा शुगर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि डिफरेंट फेजेस ऑफ डायबिटीज में टेक डिफरेंट ड्यूरेशन डिफरेंट पीपल। तो उसमें जैसे तो उसमें पहले वो नॉर्मल, तो उसमें 3 कैटेगरी रहती है, नॉर्मोग्लाइसीमिया, प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, है ना। तो नॉर्मल व्यक्ति जब प्री डायबिटीज फेज में जाता है तो एवरेज में 3 to 7 इयर्स का पीरियड रह सकता है। 3 से 7 साल वो प्री डायबिटीज स्टेज में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्टिंग। यदि आपका शुगर 110 के अंदर है तो नॉर्मल है। ग्लूकोज पी के 2 घंटे बाद का शुगर 140 के अंदर है तो नॉर्मल है। HbA1c एक टेस्ट होता है जिसमें हमको एवरेज शुगर मिलती है पिछले 3-4 महीने की। यदि वो 5.7 के अंदर है तो नॉर्मल है, पर यदि इससे ज्यादा है तो उसमें पहले प्री डायबिटीज होता है। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्री डायबिटीज। ओके, प्री डायबिटीज मींस fasting glucose between 110 to 125. 126 and above is diabetes. तो खाली पेट का शुगर 110 और 126 के अंदर आता है प्री डायबिटीज। ग्लूकोज पीने के बाद का शुगर, 2 घंटे बाद का शुगर आपने 75 ग्राम ग्लूकोज लिया, 2 घंटे बाद टेस्ट किया, यदि वो 140 के अंदर नॉर्मल है, 140 से 199 200 तक के आपका प्री डायबिटीज है, 200 के ऊपर डायबिटीज है। और HbA1c less than 5.7 is normal, 5.7 to 6.4 is pre-diabetes and 6.5 plus is diabetes. So ये 3 से 7 साल का जो पीरियड होता है, जो हमारे मैंने बताया 13.6 करोड़ लोगों को आज है, ये इन लोगों को यदि हमने अच्छे से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया, एक्सरसाइज दिया, मेडिटेशन करवाया, वजन कम करवाया, तो शायद ये इसमें से 50% तो या तो वहीं के में रह जाएंगे और रेस्ट few of them may get converted into 5 to 15 years to diabetes. But यदि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा किया तो ये इनमें से एटलीस्ट 50 to 60% लोगों को हम डायबिटीज होने से बचा सकते हैं, या तो वहीं रह जाएंगे या इवन नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। ये हमारा बहुत फोकस एरिया होना चाहिए when you talk about education, that you don't allow a pre-diabetic person to get converted into diabetes. कितनी बड़ी बात है, कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि आपको प्री डायबिटीज स्टेज में मालूम पड़ रहा है यार देख मेहनत नहीं किया तो तुम्हें को हो जाएगा। And I told you every fourth person is there, including me and you. Yes. तो हमने यदि अभी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, अभी से डाइट एक्सरसाइज अच्छे चालू करी, अभी से हमने हाई फैट हाई कैलोरी डाइट का, हाई शुगर मैं ये सब चीजों का खाना, यदि हाई सॉल्ट इनका यदि अपन ने सब खाना पीना कम कर दिया, बंद कर दिया, अपने जीवन में इनकलकेट कर दिया हेल्दी डाइटरी हैबिट जो हमारे एंसेस्टर्स ने सिखाया था हमको। हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज देखो ना, वहाँ के ट्रेडिशन में हम लोग क्या खाते थे, वही रोटी खाते थे, चावल खाते थे, दाल खाते थे, 2 सब्जियां रहती थी, सिंपल लिविंग था, सिंपल खाना था, हेल्दी खाना था। वो हमने चेंज करके अभी हम लोग सीधे पिज्जा एंड बर्गर्स पे चले गए हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ये हमारे जीवन में खराबी लाने का काम कर रही है। इनसे मोटापा भी बढ़ता है, जैसे जैसे मोटापा बढ़ेगा आपका हाइपर इंसुलिन में बढ़ते चलेगा, हाइपर इंसुलिन में बढ़ेगा आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लीवर, एक्टिव फैटी लीवर, सब एक एक करके शुरू हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे डॉक्टर साहब कैसा कर दो, मेरे को रिमिशन में ला दो, मेरा रिलैप्स करवा दो। नो, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग नाउ। प्राइमरी के बच्चे को आप पढ़ाओगे, KG1 के KG बच्चे को पढ़ाओगे तो आप उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हो। आप चाहोगे कि मैं 10वीं तक की पढ़ाई नहीं करता, 12वीं के बाद पढ़ाई शुरू करूंगा, तो ना ही आपको अच्छे प्रोफेशन में जाने को मिलेगा ना कुछ हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल पर्सन के बाद वाली जो प्री डायबिटीज स्टेज है
वो एक्चुअली KG1 है डायबिटीज की। क्या बोला मैंने आपको? KG1 को जैसे बच्चे को पहले से तैयार कर दिया आपने। KG प्री डायबिटीज, आई फील दिस डायलॉग आई हैव मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। It has just come out automatically here that KG1 KG2 is pre diabetes. Yes. Don't allow them to go on the wrong direction. Yes. उनको right So direction we can में stop दो। here. Yes. Yes. Exactly. Yeah. सो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छे से बताना चाहूँगी कि सुनील सर ने जैसे बताया कि प्री डायबिटीज़ को हम कहीं ना कहीं डायबिटीज़ होने से रोक सकते हैं। तो बी अवेयर कि आप प्री डायबिटिक अगर आते हो तो प्लीज़ आप उसे अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके डायबिटीज़ ना होने देना। ये एक बहुत सुंदर मैसेज सुनील सर ने इग्नोर नहीं करना। इग्नोरेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट। यस, इग्नोरेंस आहे बस, कुछ नाही। अरे मला काय होते हे तर चालत राहते, डॉक्टर गुप्तांची प्रॅक्टिस चालत नसेल म्हणून हे ही पाईप कोणत्या एखाद्या कंपनी वगैरे मध्ये असेल म्हणून हे सगळं पब्लिसिटी स्टंट असू शकते। ह्या सगळ्या ज्या प्रकारच्या चीज आहे तू डिलीट कर देना तेरे को जो लगे, बट देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नाउ ग्रो अप, बी ए लिटिल मैच्योर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर योर हेल्थ। एवरी जो सुनने वाले हर श्रोता को मालूम होना चाहिए आपके लिए है। आपके घर में यदि 6 मेंबर हैं उसमें से कम 3 लोगों को प्री डायबिटीज होने की संभावना है। यू टू अंडरस्टैंड दिस। राइट सर, अभी अगर देखें तो हमारी फ्रेंड लिस्ट, हमारे फैमिली रिलेटिव्स कहीं ना कहीं तो डायबिटीज मैडम भारत देश का एक भी घर छोटा शायद बगैर मधुमेही के नहीं है। या तो उसको प्री डायबिटीज होगा या डायबिटीज होगा, ये समझ के चलिए। आई एम टॉकिंग अबाउट the joint family. I'm not talking about the nuclear family where husband wife दोनों को नहीं है, तो ऐसा नहीं है। परंतु ऑन एन एवरेज हम देखें तो हर घर में मधुमेह है और नहीं है तो प्री डायबिटीज तो है। तो प्री डायबिटीज चौथा आपने बोला ना मैंने, हम लोग वो चौरे में 4 में हर चौथे, ठीक है सर। तो अभी इंडियन की अगर बात करते हैं तो हमारा वेलकम ड्रिंक अगर देखें तो चाय है। जैसे कभी हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले चाय। सबसे पहले तो मैडम ना ये एक चीज को खराब बोलना हमको बंद करना पड़ेगा, है ना। जो हमारे जीवन का हिस्सा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको हेल्दी बनाना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ आपको पिज्जा भी खाना है तो कविता मैडम है मेरी वाइफ जो है ना, वो डाइटिशियन है, वो बोलते हैं पिज्जा भी खाओ पर कौन सा पिज्जा खाओ, कैसा बना के खाओ, मैं बताती हूँ, ओके, है ना। देन सो यू हैव टू मेक द थिंग हेल्दी। सो चाय पीना खराब नहीं है बेटा, पर वही आप बोलोगे डॉक्टर साहब मैं दिन भर मीठी चाय पी रहा हूँ, दिन में 10 कप पी रहा हूँ, 6 कप पी रहा हूँ, तो वो शायद गलत हो जाएगा। परंतु उसको भी अपन हेल्दी बना सकते हैं, बगैर शक्कर की बना सकते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा शक्कर वाली चाय पियेंगे तो नेचुरली आज तो कुछ नहीं होगा। देखो शक्कर खाने से या मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आपके बीटा सेल स्ट्रॉन्ग है, मदद करेंगे। पर यदि आपने एक बैलगाड़ी के ऊपर जो पहले 10 पोते लेके जाती थी, बैल बेचारा दौड़ता था, उसके ऊपर रोज रोज यदि आपने 20 पोते रखा और गाड़ी चलाई तो बैल एक दिन थकेंगे। तो उसको रोज रोज यदि आप थकाने की कोशिश करोगे तो तकलीफ होगी। एक आध बार आपने कर लिया तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चाय पीना खराब नहीं है, कॉफी पीना खराब नहीं है, परंतु बार बार ज्यादा मीठी और ज्यादा समय तक, लंबे समय तक बहुत सारे पीना तो फिर वो तो हम यहाँ चाय को रिप्लेस भी कर सकते हैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी में या ब्लैक टी में। करने में तो बहुत सारी आपके मैडम आपको अच्छा लगता है तो करो, अच्छा नहीं लगता है तो आप उसी को हेल्दी बना दीजिए, है ना। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ग्रीन टी अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं ब्लैक टी अच्छी है, कुछ मैं खुद लेमन टी लेता हूँ। तो सिंपल नींबू डालते हैं और चाय के इसमें और ले लेते हैं बगैर शक्कर की। तो शक्कर इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी एज सच, क्योंकि आपने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शक्कर, गुड़, शहद ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं। तो डायबिटीज वाला व्यक्ति दुनिया की हर चीज खा सकता है, हर चीज खा सकता है एक्सेप्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट। शक्कर, गुड़, मिठाई और उससे बनी हुई मिश्री से जो भी चीजें वो सब, बाकी वो सब चीज खा सकता है। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि पानी छोड़ के हर खाने की, हर खाद्य पदार्थ में ग्लूकोज है, परंतु वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको लगता है मैं जब तक शक्कर नहीं खाऊंगी तो एनर्जी कैसा आएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट है। इवन फ्रूट्स में भी हर चीज में, मैं हर चीज, पानी छोड़ के हर चीज में, फ्रूट में थोड़ी ज्यादा है, उसमें भी यदि आप बोलोगे तो पाइनएप्पल, सीताफल इसमें थोड़ा ज्यादा है, चीकू इसमें थोड़ा ज्यादा है। इससे थोड़ा सा बीच में जाओगे तो आपको संतरा, मौसम्बी वगैरह इसमें थोड़ा कम मिलेगा। इससे और थोड़ा इधर जाओगे तो शायद आपका नंबर एप्पल और आपका तरबूज, खरबूज इधर जाएगा। तो इस तरह से हर इसमें आपका
शुगर की मात्रा कम ज़्यादा रहेगी, पर वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं, उसको भी आप अच्छे डाइटिशियन के गाइडेंस में लेकर आपके शरीर के लिए भी डिफरेंट देन माय डाइट। दूसरा, डाइट तो अलग है, साथ में कल्चर भी अलग है। आपके डाइटरी पैटर्न, आपकी जीवन शैली मेरी जीवन शैली से कहीं ना कहीं 5-10% अलग रहेगी। अब मेरा और आपका छोड़ दीजिए, हम तो महाराष्ट्र के लोग हैं, तो महाराष्ट्र की अलग रहेगी, केरला की अलग रहेगी, जम्मू कश्मीर की अलग रहेगी, राजस्थान की अलग रहेगी, वेस्ट बंगाल की अलग रहेगी। आर यू गेटिंग दिस? सो या इंडिया इज सच एन अच्छी ऐसा देश है जहाँ पर विविधताओं में एकता है, उनमें एकता है, पर विविधताएं हैं। तो खाने में, उठने बैठने में, एक्सरसाइज, हर चीज में विविधताएं हैं। तो उस जगह के लोगों के लिए वहाँ की डाइटिशियन वहाँ का रीजनल फूड को एक्सेप्ट करा के उसको हेल्दी बनाएगी, वो हमको करना पड़ेगा। और वह प्रयास मेरा ख्याल है पूरे देश में हर कोने कोने में होना चाहिए। राइट सर। सो डायबिटीज में अगर हम बात करते हैं सर, तो उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स कैसे होते हैं? देखिए, हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज आएगा तो उसमें फिर बहुत ज्यादा यूरिन होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, वजन कम हो जाना, खुजली होना, कोई छोटा सा घाव है नहीं भरना, पेशाब की जगह खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये सब चीजें, इसको हम लोग 3 P's बोलते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया यानी बहुत ज्यादा यूरिन होना, पॉलीफेजिया यानी बहुत ज्यादा भूख लगना, पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। फिर उसके अलावा जो बाकी बताया, तो ये है सिम्टम्स। पर 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज टाइप 2 डायबिटीज एंड 90% ऑफ these people with type 2 diabetes don't have any symptoms। कोई सिम्टम उनको नहीं रहेंगे। और इसीलिए मधुमेह ने लक्षणों की रास्ता ना देखते हुए, यदि आपके परिवार में किसी को मधुमेह है तो 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपना शुगर का चेकअप कर लें। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हमने बताया उससे, या फिर आप HbA1c मीटर से भी कर सकते हैं। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी। रैंडम ब्लड शुगर आपने किया यदि 200 के ज्यादा है तो भी आपको डायबिटीज हम लोग डायग्नोस करते हैं। सिंपल 1 ब्लड शुगर रैंडम मोर देन 200 इज डायबिटीज। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। और यदि आपके परिवार में किसी को नहीं है तो ग्लोबल रिकमेंडेशन बोलता है कि 35 के बाद में आपने टेस्ट करना चाहिए। अब आप तो अभी युवा हो, काफी मेरे से काफी बच्ची जैसी हो, परंतु हमारे जमाने में पहले हमको बोलते थे कि 50 के बाद करना, फिर आया 45, फिर आया 40, फिर आया 35 आ गया। 35 से आपको चालू करना है जांच करना। तो सर अभी यहाँ पे जैसे सिंपल इसमें है कि नाउ वी कम ऑन द ट्रीटमेंट। मधुमेही जो आपके पास आते हैं सर, तो आप उनके कौन से पैरामीटर को देखते हुए उनको ट्रीटमेंट देते हैं? लाइक उसमें टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन, आप वो कैसे डिसाइड करते हो सर? सर्वात पहिले तर बेटा आता कोणत्या प्रकारचा डायबिटीज आहे? आता आपण साधारणतः म्हणतो की टाइप 1 डायबिटीज आहे ते इन्सुलिन वाला, टाइप 2 आहे तो गोळीवाला, पण टाइप 2 पण इन्सुलिन सारखा बिहेव करतो कधी कधी। टाइप 1 च्या माणूसाला लहान वयाच्या त्याला तो पण कधी कधी टाइप 2 सारखा बिहेव करतो। तो वी हैव टू ऑल्सो देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड एज इन्सुलिन रिक्वायरिंग नॉन कीटोटिक डायबिटीज, where these people they require insulin throughout their life, but they don't land up into diabetic ketoacidosis, now a complication which is seen in type 1 diabetes. So type 1 diabetes differentiates between with type 2 diabetes in one thing, that type 1 diabetes require insulin throughout their life. They don't have any beta cell reserve and त्यांना आयुष्यपर्यंत इन्सुलिन दिवसात 4 वेळा घ्यावं लागते। ते युजुअली लहान वयात होतो, 5 ते 15च्या वयात होतो आणि त्यांना 4 वेळा इन्सुलिनचे इंजेक्शन रोज घ्यावं लागतं पूर्ण आयुष्य। ते टाइप 1, ठीक आहे, हे टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज आहे ते युजुअली 20च्या नंतर येतो, कॉमनली 30-35च्या नंतर येतो, पण आजकाल 1/3 ऑफ द पॉप्युलेशन जे न्यूली येत आहेत ते लेस देन 35 वगैरेच्या ह्याच्यात येत आहेत। तर आपल्याला नवीन युवा टाइप 2 खूप भेटून राहिले। तो प्रत्येक मधुमेहीचं ट्रीटमेंट जो स्ट्रेटेजी है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अलग अलग हो सकता है। टाइप 2 में नॉर्मल आया, फास्टिंग समझो 140, पोस्ट में 200-250, HbA1c से 7.8,
उनको पहले एक गोली देते हैं, फिर 2 गोली देते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंटेशन, डिपेंडिंग ऑन देयर एज। नाउअडेज टाइप 2 डायबिटीज ट्रीटमेंट इज मोर ऑफ अ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। ओके, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा यंग है, लंबा लाइफ स्पैन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मोटिवेटेड है, थोड़ा सा थोड़ी सी इंटीग्रिटी को समझने की कोशिश करता है, ओनरशिप लेता है कि ये मेरा डायबिटीज, मैं खुद इसका ध्यान दूंगा, ऐसा लेता है, तो हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा एग्रेसिव होता है। हम चाहते हैं कि आप HbA1c 6.5 को लेके आओ। तो सबसे पहले जब आता है तो हम उसका एक टारगेट फिक्स करते हैं की ओ अच्छा श्रद्धा मॅडम आपल्या आईला घेऊन आली आहे, तर तिला तिच्या HbA1c किती यायला पाहिजे। आता ते if your eye is means if someone is of yours is very motivated and all this category, I try to achieve 6.5, this is the best control. Okay, अब someone comes to me, समजा आजोबाला घेऊन आले, तर थोडेसे म्हातारे आहे, थोडेसे डिकॅपॅसिटंट आहे, थोडेसे डिपेंडेंट आहे, थोडंसं इंग्रजी वाचता नाही आहे, समजता नहीं है, लिटिल लेस मोटिवेटेड, तो हमें म्हणतो अच्छा 7 चलेगा। Oh, that's all depend on the... हाँ, उसके बाद में और आए कि एक पैरालिसिस वाला है, बिस्तर पर है, कैथेटराइज्ड है, बाईपास सर्जरी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, तो बोलता है अच्छा 7.5 भी चलता है। एक अगर 80 मेरे पास 92, 93, 95, 97 वाले भी डायबिटिक है, वो अभी भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। 95 इयर्स ऑफ एज स्टिल दे कम, 92 इयर्स ऑफ एज स्टिल दे कम। उनके लिए हमको 8 भी चलता है HbA1c, फास्टिंग 130, 140 भी चलता है, पोस्ट में 220, 230 भी चलता है। दैट इज हाउ द ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझे कि नहीं समझे? Yes, yes. उसके साथ में आपको कॉम्प्लिकेशन कौन से है, शायद कोलेस्ट्रॉल ज्यादा Yes. होगा तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की, हमारे डायबिटीज की स्पेशल दवाई होती है, वो देनी पड़ती है। कॉमन ब्लड प्रेशर की दवाई ना देते हुए हमको स्पेसिफिक ग्रुप की दवाई पहले देनी पड़ती है। कभी कभी 2 दवाइयाँ ज्यादा लगती है, एक की जगह 2 से काम करना पड़ता है। उसी तरह एसोसिएटेड दूसरे कॉम्प्लिकेशन रहे तो फिर हमको उनकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है। तो डायबिटीज की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, एंटी प्लेटलेट, यदि उनको हार्ट है कुछ करा तो प्लेटलेट खून को पतला करने की दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ। कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो वो देनी पड़ती है। कभी कभी इन लोगों को थायराइड भी हो जाता है तो थायराइड की दवाई भी देनी पड़ती है। तो इस तरह से कुछ लोगों को वजन मोटा 100 किलो वजन आ गया, BMI एकदम 35 है 30 है, तो उनको वजन के प्रति कंसर्न रहता है, तो वह दवाइयाँ इस तरह से दवाइयाँ सेट की जाती हैं। So डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन, एंड ऑफ द कॉम्प्लिकेशन वो कौन से होते हैं सर? लाइक जहाँ पे डायबिटीज को अब सीरियस केस में अगर देखो, डायबिटीज में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और हमको शुगर को जो कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं, प्रत्येक क्लिनिशियंस को अपडेट करते हैं कि आप सिर्फ शुगर कंट्रोल की तरफ ध्यान मत दो, आपको होल मींस इट हैज टू बी द अप्रोच व्हिच इज फोकसिंग ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स आल्सो। आपका ऐसा सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं, आपको बाकी भी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी, आप समझे? और यदि नहीं किया तो आपको कुछ ना कुछ आगे चल के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो डायबिटीज आल्सो कॉल्ड एज डिजीज ऑफ इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज आल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर डिसीज। एक हमने बता दिया मेटाबॉलिक डिसीज, जो आपने शुरुआत में शुरू किया, फैट प्रोटीन है ना। तो एक है मेटाबॉलिक डिसीज, बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, दे से डायबिटीज इज वेस्कुलर डिसीज। आपको एक सादी भाषा में समझाऊं? आपका शरीर यहाँ से लेकर, सर से लेकर तो पैर के अंगूठे के टिप तक वायरों से बिछा हुआ है ना। आपके वेसल्स हैं, एक वेसल से नर्व है, साथ साथ चलती है, इधर से नर्व निकलती है और बाकी ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती है, और उसकी ब्रांचेस होते आपके अंगूठे के टिप तक आपका ब्लड वेसल पहुंचा हुआ है। शुरुआत में बड़ी रहेगी, इधर की बड़ी रहेगी, गले की, हार्ट की बड़ी रहेगी, ब्रेन की शुरुआत वाली बड़ी रहेगी, पर अंदर जाते जाते वो और तो शुरुआत में तो दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोवेस्कुलेचर, बिग वेसल एंड स्मॉल वेसल। तो डायबिटीज में बिग वेसल डिसीज होती है और स्मॉल वेसल डिसीज होती है। Did you get this? Yes. तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये तीनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक तीनों को एक साथ कंट्रोल करोगे तो आपका जो वेसल है, जिसके अंदर हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो प्रेशर उस वेसल के अंदर आ रहा है, वही कॉम्प्लिकेशन कर रहा है।
आप समझे मेरी बात? Yes. तो यदि शुगर कंट्रोल, आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी शुगर 300 है, 400 है, और एक व्यक्ति जिसकी शुगर एवरेज में 140 है, एक की 140, एक की 340। तो किसके खून की नलियों में या वायर में से चाशनी बह रही है? जो जिसका 340 जिसका 340 है। अब उसी को साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उसी का साथ में ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट्स ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर इज अ प्रेशर ऑफ द वेसल। यस, यू नो, आपका जो, देखो, आप एकदम से दौड़ के आए, फुटबॉल खेल के आए, ओके, बास्केटबॉल खेल के आए, आपके ब्लड सप्लाई फट 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 बढ़ा। आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ने के लिए आपकी वेसल को डायलेट करना पड़ता है। ऐसा है, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सी, हमारी वेसल जो होती है ना, उसमें कुछ इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी यानी सपोज हम कोई एक्सरसाइज करके आए, या फुटबॉल खेल के आए, या बास्केटबॉल खेल के आए, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है हर टिश्यू में, जो 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 हम जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं। तो वो कैसे बढ़ता है? आपका वेसल जो है ना, ऐसा डायलेट होगा, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा, है ना। दिस कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द वेसल। दिस कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। ब्लड प्रेशर वाले लोगों में ये इलास्टिसिटी लूज हो जाती है एंड बिकम्स हार्ड। तो हार्डनेस ऑफ द वेसल बेसिकली कॉजेज ब्लड प्रेशर। तो यदि आपकी इलास्टिसिटी अच्छी है तो आपके हार्ट को नॉर्मल पंप करना पड़ेगा। ज्यादा जरूरत पड़ी है, हार्ट ने पंप किया, इलास्टिसिटी आ गई, ब्लड चला गया। पर अब ये हार्ड हो गई और ब्लड सप्लाई बढ़ गया, इधर यहाँ ज्यादा ऑर्गन को ज्यादा लग रहा है, तो फिर क्या होगा? हार्ट को ज्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वेसल। दैट इज व्हाट इज हाइपरटेंशन। ओके, तो यदि आपकी वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर के कारण यदि वेसल हार्ड हो गई है, तो जो टारगेट ऑर्गन जहां वो ब्लड वेसल जा रही है, वहां डैमेज होने के संभावना होती है। तो डायबिटीज इज वन ऑफ द कंडीशन वेयर यू आर बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। इवन दो किडनी पे भी डायबिटीज का असर। अब उसमें अपन ऊपर से जाते हैं। ब्रेन में यदि ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ब्रेन अटैक होगा, है ना। आंख में हुआ तो रेटिनोपैथी होगा, हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक होगा, किडनी में हुआ तो किडनी होगा, पैर के ब्लड वेसल ब्लॉक हुए तो वहाँ गैंग्रीन हो जाएगा, डायबिटिक फुट हो जाएगा। तो इस तरह से डायबिटीज इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरी ऑर्गन, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है। जहाँ जहाँ की वेसल ब्लॉक होगी वहाँ वहाँ तकलीफ होगी। अब कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब मेरे को कभी हार्ट अटैक तो आया नहीं और मेरी किडनी खराब हो गई है, तो किडनी है या मेरे को हार्ट कैसे, फिर से अटैक कैसे आ गया? मेरे को तो किडनी का, बट इफ यू हैव किडनी डैमेज दैट डज नॉट मीन दैट अदर वेसल्स आर नॉर्मल। इफ यू हैव वन हार्ट अटैक दैट डज नॉट मीन कि ब्रेन की वेसल नॉर्मल है। अल्टीमेटली ट्री एक है, इट्स ऑल आर इफेक्ट इन एक पेड़ एक है ना, ये पेड़ की एक डगान जा रही है ऊपर, एक हार्ट में, एक किडनी में, एक पैर में, एक आंख में। यदि हमारा हार्ट का मेन ट्री में ही कहीं ना कहीं डिसीज आगे बढ़ रही है, वहां से सभी वेसल कहीं ना कहीं डैमेज हो गए। इसलिए यदि हम बोलते हैं किडनी यदि किसी को प्रॉब्लम है तो ऑलमोस्ट 20 गुना ज्यादा उनको चांसेस रहते हैं हार्ट के। आंखों में प्रॉब्लम दिखा तो चांसेस है किडनी के। इस तरह से इंटरलिंक होते हैं सभी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज। सो डायबिटीज को भी हम अगर कहीं ना कहीं रोक पाए तो हम हमारे बाकी ऑर्गन को भी कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर सर ने अभी बताया। नहीं, तो उसमें हमको और एक थोड़ा सा हम श्रोताओं को समझाते हैं। दिस वंडरफुल यू हैव यूज्ड द वर्ड प्रिवेंशन, है ना। तो हम लोग अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन समझते हैं। एक हमने बोला प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है आपको आज की तारीख में डायबिटीज भी नहीं है, प्री डायबिटीज भी नहीं है, और आप नॉर्मल है, आप ये स्टेज में अंदर ना जाएं, उसकी तैयारी आप आज से करें। Right? That's the best mutual fund in life. Yes. The best mutual fund in life is your health. हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करो। तो हेल्थ के इन्वेस्टमेंट के लिए और बेस्ट क्या बोलते हैं उसको, फंड इज योर एक्सरसाइज एंड डाइट। क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, वो फंड मैनेजमेंट और या व्हाटएवर। सो दैट इज हाउ इट शुड बी। सो दैट्स प्राइमरी प्रिवेंशन। डिसीज नहीं है, बीमारी नहीं है, आपको आगे ना हो, दैट्स प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, यू ऑलरेडी हैव डायबिटीज, नाउ यू शुड नॉट डेवलप कॉम्प्लिकेशन।
आज आपके सब ऑर्गन नॉर्मल है, डायबिटीज तो आ गया, ठप्पा तो लग गया, अब उसको उससे बाकी कॉम्प्लिकेशन organ ना हो, ना। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंड देन यू हैव टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन इज डायबिटीज भी हो गया, एक हार्ट अटैक आ गया, अब दूसरा अटैक नहीं ना आना हो। चाहिए, बाईपास की नौबत ना आए, पैरालिसिस ना हो, आंख खराब ना हो, दैट्स कॉल्ड एज टर्शियरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, हमको तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। So all is in our hand कि हम Absolutely, I feel here you are. आपने बिल्कुल जो बोलते हैं बुलसाई वाला, वैसा आपने अटैक किया अभी। Everything is in your hand. You have to just take the ownership. मेरा चश्मा, मेरा घर, मेरा अस्पताल, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, वैसा मेरा डायबिटीज। जिस दिन आपने ओनरशिप ले ली, मेरी बीवी और मेरे बच्चों को कितने अच्छे से मैं रखता हूँ, घर को कितना अच्छा रखता हूँ, उतना ही अच्छा, उतनी ही टॉप प्रायोरिटी आपको अपने मधुमेही को देनी पड़ेगी। Then you will be able to justify this new member in the family which has entered recently. डायबिटीज नाम का एक फैमिली मेंबर आपके घर में आया, उसको उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आपके 2 बच्चे हैं, एक और डायबिटीज, 3 बच्चे हो गए, पहले 2 बच्चे और एक डायबिटीज, उस बच्चे को भी उतनी ही अहमियत देनी पड़ेगी जितना आपने अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को और अपने बच्चों को दिया है। उतना ही डिसिप्लिन में भी रखा। एब्सोल्युटली, आप थोड़ी नो पेरेंट वांट कि मेरा बच्चा गैम्बलर बन जाए, मेरा बच्चा सट्टूरा बन जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा गुंडा बन जाए। कौन चाहेगा? गुंडा भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गुंडा बने। राइट, अंडरस्टैंड दिस, है ना? तो वो बच्चे को अच्छा बनाना हमारी जवाबदारी है, और वहां पर हमको प्राइमरी प्रिवेंशन के स्टेज से काम करना पड़ता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन के स्टेज पे जाने की जरूरत ना पड़े, वो भी करना पड़ता है। तो हमारे मधुमेह को एक परिवार का मेंबर समझ के आप ट्रीट करेंगे तो आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि आपके परिवार का एक मेंबर है, उसको भी उतना ही साफ सुथरा रखना है, उसको भी उतना नहा धुला के उतना ही पौष्टिक खाना देना है। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी गुड कॉन्सेप्ट सर टू अंडरस्टैंड डायबिटीज। और जैसे कि डायबिटीज में अभी आपने ये बताया कि इसे हमें अपने घर का एक मेंबर ही समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखो कि फर्स्ट यू एक्सेप्ट, अगर डायबिटीज है भी तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट दैट कि डायबिटीज है, नाउ दिस इज अ फैमिली मेंबर। उसे अभी आपको किस तरीके से, किस डिसिप्लिन में लेके जाना है, ये सर ने बहुत सुंदर से नर्चर करते हैं, बच्चे को नर्चर करते हैं ना। एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भी रहा तो उसको भी बहुत अच्छे से रखते हैं। इवन जो पौधा भी रहता तो हम उसे पौधे को अच्छे से रखते हैं, एक पिल्ले को अच्छे से रखते हैं और उसको बड़े अच्छे से संभाल के रहते हैं। पौधे को रोज देख देते बढ़ाते नहीं, बड़ा चल रहा है कि नहीं, सूखा तो नहीं है, वैसा ही हमने पानी दिया कि नहीं बराबर, वैसा ही आपको हमारे मधुमेह को भी आपके घर में एक अच्छे से जगह देके उसको नर्चर करेंगे तो वो आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। और आपने उसके साथ गड़बड़ करी, आपने उसको धोखा दिया कि वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। So, बहुत सुंदर शब्दों में सर ने बताया। हमने डायबिटीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जानी है सर से। सुनील सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधा जी, आपने बहुत अच्छे से पूछा और बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोगों ने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। शायद हमारे श्रोताओं को इससे जरूर फायदा होगा, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। आपके किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है, कुछ है, आप श्रद्धा जी से पूछ सकते हैं और मुझे पैसे प्रश्न आ जाएंगे, हम इस तरह आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे ही हम नेक्स्ट सीरीज में भी सर के साथ में कहीं ना कहीं कभी एक बार फिर से सर को तकलीफ देने आएंगे और जानकारी हम जानेंगे। थैंक यू सर।